नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से हमें स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मिनरल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर करके होता है, उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो पेपर है इसमें करंट अफेयर हो, चाहे वो साइंस के सवाल हो, जीएस के हो, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। साइंस का सवाल और ज्योग्राफी का देख करके तो आप मुझे थैंक यू ही बोलोगे, क्योंकि लगभग में अगर 10 सवाल हैं तो उसमें से 8 करीब में मैंने करवाया है, जबकि अनएक्सपेक्टेड सवाल हैं सारे। इसलिए इसको अंत तक देखिएगा। 100 सवाल हैं इसमें, जिसमें से रीजनिंग के सवाल जो हैं 10, उसको छोड़ करके बाकी सभी सवालों को हम करेंगे। एक चीज़ और है, इस पेपर को देख करके अब जैसे इसमें मिनरल्स से और उसके अलावा पावर प्लांट वगैरह से सवाल पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पावर प्लांट से रटने बैठ जाएं। कुछ एग्ज़ाम के नेचर के हिसाब से भी सवाल बनाए जाते हैं। ये मिनरल ऑफिसर का है, इसलिए इस प्रकार के सवाल ज़्यादा दिखेंगे इसमें आपको। पहला सवाल देखिए क्या है। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र के संदर्भ में निम्न से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। पहला है नाथपा झकरी उत्तराखंड, टिहरी बांध हरियाणा, सरदार सरोवर बांध गुजरात, कोयना जल विद्युत परियोजना केरल लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध गुजरात सही है। नाथपा झाकरी ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि सभी ऑप्शंस मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। टिहरी बांध ये उत्तराखंड में है। जो भूकंप जोन 5 है उसमें बना हुआ यह बांध है, टिहरी बांध। और कोयना जल विद्युत परियोजना ये तो कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ताप विद्युत संयंत्र के निम्न से कौन सा युग्म सही है, ये आपसे पूछा गया है। एनटीपीसी दादरी बिहार में, दादरी है तो ये उत्तर प्रदेश में होगा। ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, मध्य प्रदेश के संगौली जिला में है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी सही है यहाँ पर। और तिरोदा थर्मल पावर प्लांट केरल, ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में है। और तालचेर जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है, ये याद रखिएगा। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। मैं चाहूँगा कि आप सभी सवाल का आंसर भी निकालें, क्योंकि अब तो 1 महीना आपके एग्जाम में है, आपको आंसर निकालना आना चाहिए। ये करंट अफेयर का सबसे कठिन सवाल हो गया इस पेपर में। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह संयंत्र दिल्ली मेट्रो को अपनी 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। यह सबसे बड़े पावर प्लांट में से एक है और सौर ऊर्जा का है। और यह अपनी 1/4 जो है बिजली उत्पादन का, वो किसको सप्लाई करता है? तो दिल्ली मेट्रो को सप्लाई करता है। दिल्ली मेट्रो को और राज्य के बाहर संस्थागत ग्राहक तक अपने बिजली को पहुंचाने वाला पहला प्रकार का संयंत्र है रीवा का सोलर संयंत्र। तो इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु से संबंधित है? तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुपंडलम पवन फार्म जो है ये तमिलनाडु में है। कच्छ पवन फार्म यह गुजरात में है, गुजरात में है। ब्रह्मनवेल पवन फार्म ये आपका महाराष्ट्र में है। और भुज जो है ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सही कथन चुनना है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, ये थोरियम पर चलता है। दूसरा है कि FBTR थोरियम ईंधन चक्र का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है यह थोरियम को एज ए एनर्जी के तौर पर यूज करता है। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। किसी सवाल के किसी आंसर में आपत्ति हो तो मुझे ज़रूर ही बताएं। मैंने इस पेपर में वीडियो रिकॉर्ड करने से ठीक पहले आपको हिंदी इंग्लिश का दोनों पेपर स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम जो चैनल है जिस पर 20,000 ज़्यादा लोग हैं, उस पर भेज दिए हैं। तो जिनका इंग्लिश मीडियम है कृपया हिंदी इंग्लिश वाला पेपर खोल करके बैठ जाइए, उसमें स्टेटमेंट पढ़िए और उसको लगाना शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर हिंदी में तो पढ़ ही रहा हूँ। क्रिप्स मिशन के बारे में सत्य कथन पूछा गया है। भारत का संविधान भारतीय लोगों के निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। क्या इसमें ऐसा कोई प्रावधान था? हाँ, संविधान सभा की बात तो की गई थी इसमें। संविधान में भारत को डोमिनियन स्टेटस
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों की समान भागीदारी दी जानी चाहिए। इसमें बोला गया कि बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों ए और बी सत्य दिया हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन क्रिप्स मिशन को उस समय स्वीकार नहीं किया गया था, इसको उत्तरवर्ती चेक कहा गया था, जिसमें बाद में गांधी जी ने जोड़ा कि एक ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक डूबने जा रही है। अर्थात इसको कांग्रेस ने और जिन्ना ने दोनों नहीं स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उसे पाकिस्तान की मांग नहीं थी, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा और इसके फेल्योर के पश्चात 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी, अगस्त क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। संसदीय प्रणाली की सरकार मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे निम्नलिखित का समर्थन प्राप्त हो। मतलब कि सरकार कब तक सरकार में रह सकती है? सदन के निचला सदन के सदस्यों का बहुमत हो, लोअर असेंबली जो है उसका बहुमत हो, अपर सदन का बहुमत हो, निचले सदस्य का अल्पमत हो, संसद के ऊपरी सदन के सदस्यों का अल्पमत हो। कब तक पद पर रह सकती है? तो जब तक उसको निचले सदन का बहुमत मिला हुआ है तभी तक पद पे रह सकती है। राज्यसभा में अगर बहुमत में नहीं भी है तो मायने नहीं रखता है। कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा में अलग अलग पार्टियों के दल बहुमत में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुन करके आई तो उसका लोकसभा में बहुमत था और लोकसभा में ही बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव को केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और किसी भी सदन में नहीं लाया जा सकता है। इसी को कहा जाता है कलेक्टिव रूप से जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा के प्रति होता है, वहीं पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो अगर लोकसभा में बहुमत में नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। कोई भी पंचायत के सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य होगा। कब अयोग्य होगा? तो 8 का देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। 8 का पहला स्टेटमेंट है कि यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजन के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून के द्वारा उसके अधीन अयोग्य है, यानी किसी कानून के द्वारा उसको अयोग्य कह दिया गया है। यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है, तो दोनों में से किसी के द्वारा अगर उसे अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह चुनाव नहीं दे पाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। सरकारिया समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना मार्च 1983 में हुई थी और इसने 1988 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी। अगला है कि यह एक सदस्यीय आयोग था। तो एक सदस्य तो बिल्कुल भी नहीं था, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है भाई, एक सदस्य नहीं, इसमें और भी मेंबर्स थे। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, केवल ए और बी दोनों। तो देखो बंधुओं, ये 1988 में इसने रिपोर्ट पब्लिश अपना दिया था, लेकिन कहीं कहीं पर 1987 भी लिखा आता है, लेकिन ऑफिशियल जो है वो 1988 ही है, इसलिए केवल 1 यहाँ पर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। और एक चीज़ है इसमें कि कौन कौन इसके सदस्य थे। तो जस्टिस R.S. सरकारिया तो इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, और श्री बी श्रीनिवासन, श्री बी शिवरामन जो थे इसके एक मेंबर थे। इसके अलावा डॉक्टर S.R. सेन भी इसके मेंबर थे। तो एक मेंबर ये तो यह नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैसे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ए भी सही है तो यहाँ पर ए और सी में से कौन सा आंसर होगा? ये किस प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला 4 ऑप्शन बनाया गया है। यहाँ पर दिया है केवल ए, और अगर एक ही स्टेटमेंट सही है तो बच्चे ए मारेंगे कि सी मारेंगे? आई नो कि इसका आंसर सी है, मुझे पता है, लेकिन इस तरह से अगर सेट कर रहे हो तो इस अच्छा होगा स्टेटमेंट ही दे दिया जाए। हो सकता है ऐसा बच्चा जो पहली बार एग्जाम दे रहा हो उसके लिए ऑप्शन के कारण वो गलत कराएंगे। खैर चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। इसका केवल ए होगा, सी आंसर हो जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री किसके पदेन सदस्य होते हैं? सदस्य पूछा जा रहा है तो राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं, वित्त आयोग के भी नहीं होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के भी नहीं होंगे, और योजना आयोग का भी जरूरी नहीं कि उसके सदस्य होंगे ही होंगे। और योजना आयोग वर्तमान में कार्यरत भी नहीं है, नीति आयोग कार्यरत है। वैसे तो बी और डी में से आंसर होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग काम कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर नीति आयोग काम कर रहा है। नहीं तो इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि डी में भी जो राज्य हैं, जो कंप्लीट राज्य है जैसे बिहार है, तो उसके मुख्यमंत्री उसके मेंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर योजना आयोग कार्यरत नहीं, अभी वित्त आयोग है, नीति आयोग है। इसलिए इसका सबसे सही आंसर जो इसमें से होना चाहिए वो बी आंसर होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके मेंबर तो जरूर ही होते हैं।
संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो दल बदल का प्रावधान शामिल है। बहुत आसान सवाल और सारे एग्जाम में पूछा गया, डीएसओ में भी पूछा गया है। अगला है, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्तियों का प्रयोग किया वह कौन सा था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के दौरान इसका उपयोग किया गया था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों प्रशासन नियंत्रण संबंधित है? तो ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए 6ठी अनुसूची है, 6th शेड्यूल है। और उसके अलावा जिन राज्यों में जनजातीय आबादी है उसके लिए 5th शेड्यूल में प्रावधान बनाए गए हैं। तो जिन राज्यों में ATMM के अलावा जो राज्य हैं उनमें 5th शेड्यूल के तहत में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होता है और ATMM में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में 6th शेड्यूल के तहत में होता है। ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में की गई थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया हुआ है? तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है भाई। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितनी राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल में 1000 से गुना करके होगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 42 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 42 नहीं भाई 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसलिए यहाँ पर सी गलत हो जाएगा, सी असत्य दिया हुआ है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल सही दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध के स्वरूप एक पुरस्कार लौटा दिया था, उसको केसरे हिंद का पुरस्कार कहा जाता है। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर साहब ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात से लौटा दिया था। तो इसको भी याद रखिएगा, हिंद केसरी कोई उपाधि नहीं है। अगला सवाल है, बारदोली में नो टैक्स अभियान के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको यहीं पर सरदार का नाम मिला था, सरदार का नाम यहीं पर मिला था। गुजरात में तिलक स्वराज फंड की शुरुआत निम्न से किस आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था? तो गांधी जी द्वारा किया गया था, असहयोग आंदोलन से शुरुआत से पहले किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अब इस सवाल में 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती दिखाता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डी के साथ आप जा सकते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 में इसकी स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। 38, 34, 36 और 28 दे दिया है, तो 1929 होना चाहिए था। तब इसमें से क्या आंसर हमारे, देखिए बीपीएससी क्या करता है इसका। वैसे इसका आंसर 1929 होना चाहिए बंधुओं। और एक चीज़ है कि 1922 ईस्वी में 1922 में, जरा सा और फैक्ट सब सुन लीजिएगा, मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन, सेकेंड सम्मेलन 1934 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन साहब थे। तीसरा सम्मेलन 1935 में हाजीपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती खुद थे। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का फिर गठन किया जाता है। तो 1929 होना चाहिए था यहाँ पर। देखिए कि बीपीएससी क्या देता है, मतलब क्या ही बताएं, बच्चे चोरी कर लें, बच्ची गलती कर दें तो उनका नेगेटिव मार्किंग होता है, और अगर आयोग गलत क्वेश्चन सेट कर दे तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 1939 में इन्होंने बनाया था, इसका उत्तर बी हो जाएगा। त्रिपुरी कांग्रेस संकट याद होगा, उसके पश्चात ही इन्होंने बनाया था। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना निम्न से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव से संबंधित था, जिसमें कहा गया कि भाई न्यायपालिका में भारतीय जज भी ब्रिटिश अपराधियों के खिलाफ सजा सुना सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया कि हम भारतीय जजों से अंग्रेज़ों के ऊपर में सज़ा नहीं सुनाया जा सकता है। तो न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव से जुड़ा हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद, इसका आंसर सी हो जाएगा। रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था।
भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। इसका आंसर डी होना चाहिए। 1942 में इसको स्थापित किया गया था। इस उद्देश्य से किया गया था कि जो देश के बाहर भारतीय रह रहे हैं उनका रोल जो है कैसे मजबूत किया जाए देश की स्वतंत्रता को लेकर के। तो 1942 ईस्वी में इसको रास बिहारी बोस जी के द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में सुभाष बाबू भी इससे जुड़ जाते हैं, तो रास बिहारी बोस इसका आंसर होना चाहिए। 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो 2024 का आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह जी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। गया अधिवेशन के पश्चात से हुआ था। अगला सवाल है, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित बिहार स्थित किस समाचार पत्र ने राष्ट्रीय विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ब्लर है, ये क्वेश्चन में ही ब्लर था बंधुओं, मेरी गलती नहीं है। तो ये सर्च लाइट इस पत्रिका का नाम था, द सर्च लाइट नाम था, और 1918 में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रकाशन शुरू किया गया था। अगला है, निम्नलिखित वंशों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह एंशिएंट हिस्ट्री सवाल है बंधुओं। तो आप मुझे बताइए सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? तो कुछ भी हो, सबसे पहले शुंग वंश तो होना चाहिए, क्योंकि मौर्यों के बाद शुंगों ने ही ब्राह्मणों की सत्ता कायम की थी मगध में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो इसका आंसर पहले तो सबसे पहले 2 ही होना चाहिए, और गुप्त काल तो बहुत बाद में आया है, तो जो गुप्त है वो आपका सबसे अंत में होना चाहिए। तो 2 सबसे पहले होना चाहिए और 3 सबसे अंत में होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। कुषाण जो हैं ये 30 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 375 ईस्वी तक रहे हैं, ऐसा माना जाता है। शुंग वंश जो है 185 से 73 बीसी तक रहे हैं, 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहे हैं। गुप्त डायनेस्टी जो है 320 से 550 ईस्वी तक रहे हैं, और कण्व जो हैं ये 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक रहे हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक का संस्थापक MBT हो गया, और इसके पश्चात से फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था? तो जियाउद्दीन बर्नी है, जिसने तारीख़ फिरोज शाही जैसी किताबें लिखी है। तो यही वो बर्नी था जो तुगलक वंश के 3 राजाओं के कालक्रम के दौरान रहा था। लॉर्ड लिन्थगो का कार्यकाल, लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल, उसके पश्चात से लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड वेवेल का पूछा जा रहा है आपसे। तो लिन्थगो का कब हो जाएगा भाई? 1936 ईस्वी में हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन तो 1947 में था। तो बी का 3 ये तो याद रहना चाहिए। 1947 आज़ादी के समय कौन था? माउंटबेटन था। तो कुछ भी हो, बी का तो 3 ही होगा, एक ही आंसर में दिया हुआ है। आसान सवाल था, अगर बाकी नहीं भी आता तो भी आप आसानी से कर सकते थे। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। अगला है, इल्बर्ट बिल विवाद 1886 में हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, यह 1883 में हुआ है। पहला असत्य हो जाएगा, कथन 1 असत्य है, कथन 1 असत्य है और दूसरा सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का। इसका आंसर ए हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। अगला सवाल है कि गुप्त काल में बृहत संहिता की रचना वाराह मिहिर ने किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि हुमायूं नामा क्या है? किताब देखिए, अगला सवाल क्या है? हुमायूं नामा की रचना मुगल सम्राट की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। यह मुगल सम्राट कौन थे? तो हुमायूं ही था, हुमायूं था। मैं आपको एक चीज़ बताऊं क्या, मुझे क्वेश्चन देख करके बीपीएससी का ऐसा लग रहा है ना, इसका टाइप करने का स्टाइल, क्वेश्चन की भाषा को देख करके, कि एआई से सवाल बना रहे हैं क्या। क्योंकि ना तो हिंदी सही रहता है, ना ऑप्शंस उसके एग्जैक्ट सही रहते हैं। तो ऐसा लगता है, ऐसा अगर आप एआई से कभी गलती से सवाल बनाओगे ना तो उसमें ऐसा ही दिखता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी अब भगवान ही जाने कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है इसको पढ़ के कि भाई ये एआई से सवाल बनाते हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त आ जाएगा, उससे पहले चंद्रगुप्त प्रथम है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, फिर उसके पश्चात से कौन आता है? उसके पश्चात से आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर उसके पश्चात से कुमारगुप्त, फिर देन स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के समय से पतन शुरू हो जाता है हुनों के आक्रमण के कारण से। हुनों का आक्रमण एक कारण है उनमें से। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे पहले समुद्रगुप्त हो जाएगा और सबसे अंत में स्कंदगुप्त हो जाएगा।
मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो कुषाणों के शासनकाल में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1880 में लॉर्ड लिट्टन ने सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में स्ट्रैची आयोग का गठन किया। यह अकाल से जुड़ा हुआ आयोग था। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और रक्त और लौह की नीति, ये बंगाल के विद्रोह को इतनी क्रूरता से दबाया था बलबन ने कि उसी के दौरान इसने रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किया था। लटका दिया था दिल्ली से बंगाल तक दो सड़क के दोनों किनारे विद्रोहियों को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में कौन सा एक है? तो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, जिसके कारण से भारत में मानसून आती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे कई सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कर्क रेखा की स्थिरता। कर्क रेखा के कारण से मानसून नहीं है बंधुओं। यस, उसका योगदान है, लेकिन अगर हिमालय नहीं रहता, कर्क रेखा यहाँ पर रहती, तो हमारी जलवायु जो है वो बिल्कुल रूस के समतुल्य होती। आप सभी बिल्कुल गोरे चिट्टे से होते, मांसाहारी होते, मोटे मोटे कपड़े पहनते हम, खूब तेज़ बर्फीली हवाएं चलती, साइबेरिया जैसी जलवायु हमारी भी हो जाती। ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमालय है, जिसके कारण से ऐसी जलवायु है। तो इसका आंसर बी ही होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में स्थित नहीं है, ये पूछा जा रहा। इसका आंसर हो जाएगा मोरेह पास। मोरेह पास जो है ये मणिपुर में है, न कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर बाकी तीनों जो हैं, दीफू दर्रा तो ट्राई जंक्शन पर है गुरु, चीन, म्यांमार और अरुणाचल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तुईराल दर्रा भी म्यांमार और अरुणाचल में है, और पांगसाउ भी है। मोरेह जो है यह मणिपुर में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि कॉफ़ी सावर्स जो है किस राज्य में देखी जाती? इसको चेरी ब्लॉसम सावर्स के रूप में भी जाना जाता है, और यह कर्नाटक राज्य में देखी जाती है। इसका आंसर ए होना चाहिए। किसी के आंसर में डाउट हो तो मुझे ज़रूर ही बताइएगा। हो सकता है किसी में मेरे गलती कारण से फैक्चुअल एरर हो गया हो, ज़रूर ही बताइएगा। 2011 जनगणना के अनुसार अगला सवाल है कि आपको घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए लिंगानुपात को। तो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 876 है, लक्षद्वीप का 947 है, 947 है, पुडुचेरी का सबसे अच्छा है 1037 है, चंडीगढ़ का बहुत ख़राब है 818 है मात्र। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। 3, 2, 1 और 4 होना चाहिए। 3, 2, 1, 4 होना चाहिए। अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा गया है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा जिसमें से है वो है हल्दिया से इलाहाबाद है। हल्दिया से इलाहाबाद 1620 किलोमीटर के करीब में है, ये सबसे लंबा यही है इनमें से। अगला है भारत में हरित क्रांति को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था देश में खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना। सारे सवाल मैक्सिमम PYQ से पूछे गए हैं। पंचपटमाली खाद्यान्न किस खनिज से संबंधित है बंधुओं? पंचपटमाली के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बॉक्साइट से संबंधित है। बॉक्साइट से संबंधित है, जरूर याद रखिएगा। उड़ीसा में है ये। अब्रक के लिए तो झारखंड जाना जाता है बंधुओं। तांबा के लिए राजस्थान का खेतरी का खान याद होगा आपको। और मैग्नीज आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में मिलती है। भारत में जल संसाधन के प्रमुख स्रोत में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक योगदान देता है? सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर, भूजल का योगदान होता है। निम्न से कौन सी मिट्टी लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, मैंने बताया था हाई टेम्परेचर, ये जहाँ पर हो वहाँ पर लेटराइट प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अधिक वर्षा पीली मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी याद रखना है आपको। जलोढ़ मिट्टी नदियों के किनारे पाई जाती है। काली मिट्टी ज्वालामुखी चट्टान से बनी मिट्टियों में पाई जाती है। प्राथमिक चट्टानों से बनी जो मिट्टियां हैं उनमें है, जैसे महाराष्ट्र में। भारत में निम्न से कौन से क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं? तो हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। इंडो बर्मा और सुंडालैंड। सुंडालैंड बोले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के सुमात्रा तक ये जो हिस्सा है ये सुंडालैंड कहा जाता है। तो ये इंडो बर्मा बॉर्डर, वेस्टर्न घाट एंड हिमालय,
ये सब के सब भारत में इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट में आते हैं। राइबोसोम्स केंद्र होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मैंने करवाया है ये सारा का सारा। श्वसन कार्य यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सब मैंने करवाया है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट ये सब करवाया है। इसको अगर आपने गलती किया है तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स केंद्र है किस चीज़ का? प्रोटीन संश्लेषण का। कुछ प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार ढालने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। इनको कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है 47 कैंसर हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। आंसर निकाल रहे होंगे आई थिंक। बहुलक रासायन विज्ञान में क्या बोला जा रहा है? पॉलीमर केमिस्ट्री साइंस में पॉलीमर जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पॉलीमर केमिस्ट्री में पूछा जा रहा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विधि से क्या प्राप्त किया जाता है? सबसे कठिन सवाल यह केमिस्ट्री का हो गया। इसमें यह एक मशीन होता है जिसमें डाल के ज़ोर ज़ोर से घुमाया जाता है आणविक द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास को प्राप्त करने के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है किसका? हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। कुछ दिन पहले ही जब मैं फिजिक्स के एमसीक्यू हल करवा रहा था उस दौरान मैंने हल करवाया था पास्कल का नियम, और मैंने बोला था कि अगर लिक्विड है, लिक्विड को कभी भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। उस पर जितना दबाव लगता है उस सभी दबाव को बराबर बराबर दिशाओं में एक ही दबाव को वो रिफ्लेक्ट करती है। यही पास्कल का सिद्धांत है जिसके आधार पर मैंने बोला था हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। दबाव कभी भी किसी लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ पर 10 केजी का आपने दाब डाला है तो यहाँ पर ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ टैंक है, यहाँ पर 10 केजी का ही दाब ऊपर आएगा, इसमें कोई लॉस नहीं होगा। उस दौरान मैंने ये भी बोला था कि हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, जेसीबी मशीन हो गया, जितने भी हैं सब के सब में पास्कल का नियम काम करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। पास्कल का नियम कहता है, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ, किसी बंद तरल पदार्थ, ये बंद तरल पदार्थ है ना, डब्बे में मैंने दिखाया था कि किसी भी बिंदु पर आप कहीं पर भी दाब डालिए, वो तरल पदार्थ के हर दूसरे बिंदु पर एक समान रूप से प्रसारित होती है। हर जगह पर आपको उतना ही प्रेशर महसूस होगा। यही सवाल आपसे पूछ लिया गया, 2 दिन पहले ही मैंने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण दिया गया था। वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना समान हो जाता है। ये सवाल थोड़ा सा हल मैं कर देता हूँ, सिंपल सा मैथमेटिक्स होगा गुरु। आपको फॉर्मूला पता होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा C/5 बराबर F - 32/9। सिंपल गणित करते हैं हम लोग। 9 को इधर ले आएंगे, 5 को उधर कर देंगे। 9C बराबर 5F - 32 कर दिया है। चूँकि बोला जा रहा है पैमाना समान हो, F बराबर C है, तो 9C बराबर 5C - 160 हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी गलत हुआ है क्या? F को मैंने C कर दिया है, बस मल्टीप्लाई किया है और ब्रैकेट से ओपन कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर 4C बराबर कितना हो जाएगा? -160, माइनस तो है ही, तो C बराबर कितना हो जाएगा? -40। तो -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही जैसे होते हैं। बहुत आसान सवाल, या तो रट लें या इस प्रकार से फॉर्मूले को याद रख लें, आपके लिए सही रहेगा। अगला सवाल है कि लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन पारा में तैरता है, क्यों भाई? क्यों तैरेगा? कि कोई चीज़ किसी चीज़ में तो उसका डेंसिटी उससे ज़्यादा होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है लेकिन पारा से कम होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा था? तो इंसुलिन था। अगला सवाल है लेजर का उपयोग, मैंने लेजर भी करवाया है और उसी वीडियो में करवाया जिसे पास्कल वाला मैंने करवाया था, और सेम इसी प्रकार का मैंने सवाल भी करवाया है।
लेजर का उपयोग चंद्रमा जैसे दूर की वस्तु को मापने के लिए किया जाता है। वे प्रकाश का अत्यधिक सुसंगत होते हैं। सुसंगत को सही शब्द क्या दिया जाता है? कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट का मतलब डायरेक्ट होते हैं, उनमें ज़्यादा विक्षेपण नहीं होता है। मैंने ये भी पढ़ाया था, कोहेरेंट होते हैं, एक वर्णी होते हैं, एक ही कलर का होगा। और ये भी बताया था कि इनका उपयोग दूरी मापने में भी किया जाता है। तो बिल्कुल सही है भाई, व्याख्या भी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मोह और संतुलन पृथ्वी के दो परतों के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। तो मोह किसके किसके बीच होता है? तो मोह होता है आपका क्रस्ट और लोअर मेंटल के बीच में, नीचे वाला मेंटल और क्रस्ट के बीच में होता है। इसका आंसर ए होना चाहिए। लेहमन होता है बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में, लेहमन होता है। असंबद्धता है, लेहमन होता है। डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है इंग्लिश में इसको बंधुओं, ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्न से कौन सा आयन Mg2+ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रॉन एक ही जैसा हो जाएगा। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Mg का होता है 10, है ना, सॉरी 12। Mg का 12 होता है, 10 मैंने गलती से बोल दिया। Mg का 12 होता है, 2+ लिखा हुआ है तो -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है। अब इसमें से देखिए किसका किसका हो जाएगा। F है यानी कि फ्लोरीन है, इसका कितना होता है? 9 है, लेकिन फ्लोरीन माइनस लिखा हुआ है, फ्लोरीन माइनस लिखा हुआ है, तो यानी कि +1 कर देंगे। एक ही माइनस है यानी कि एक ऐड करना है इसमें इलेक्ट्रॉन। प्लस रहता है तो घटा देते हैं, माइनस रहता है तो एक ऐड कर देते हैं। ये एक प्राप्त कर रहा है, जबकि Mg2 लूज कर रहा है। तो ये एक प्राप्त कर रहा है तो इसका भी 10 हो जाएगा। तो F हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा। और Mg2+ इन दोनों में समान रूप से हैं, 10-10 हो जाएगा। Ca जो है, कैल्शियम जो है, इसमें कितना हो जाएगा? 20 होता है और 2+ लिखा हुआ है तो माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। Sr है, Sr का कितना होता है भाई? 38 होता है और 2+ लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे 36 हो जाएगा। बेरियम में भी नहीं होगा, इसमें 4 ही होते हैं और 2 माइनस कर देंगे तो 2 ही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। बेसिक केमिस्ट्री के इस प्रकार के सवाल बहुत पूछ रहा है बीपीएससी आजकल। जैसे एक और मैं सवाल दिखाऊंगा आपको, पाई बॉन्ड का निर्माण कौन से ओवरलैप के द्वारा होता है? तो ये याद रखने की चीज़ है, पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैप से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। एक्वारेजिया से दूसरी बार सवाल आया है, इसी प्रकार का एक एईओ एग्जाम में भी आया था। एक्वारेजिया HNO3 HCl का मिश्रण है जो 3:1 के मोलर अनुपात में होता है। नाइट्रोसल ऑक्लोराइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्वारेजिया को पीला या संतरी रंग देते हैं। एक्वारेजिया सोना और प्लेटिनम को घोल सकता है। एक्वारेजिया का पीएच 7 से ज़्यादा नहीं 7 से कम होता है। तो चौथा तो पहले ही गलत हो जाएगा। वैसे चौथा यहाँ पर किसी स्टेटमेंट में भी नहीं दिया हुआ है, तो आप तो उसको पहले ही एलिमिनेट करें। 3 में से आपको आंसर निकालने के लिए कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है। पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, मोलर रेशियो नहीं होता है ये, इसीलिए वहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक धातु गुच्छा का उदाहरण है? इसको बोलते हैं मेटल क्लस्टर का उदाहरण है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। Fe3CO12 इसका आंसर हो जाएगा। तनाव और चिंता के उपचार में कौन सी जाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? उपयोग की जाने वाली दवा को क्या कहा जाता है? तो ये कौन सी दवा होती है? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तनाव और किसके लिए बोला जा रहा है? तनाव और चिंता के उपचार के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुक्त मध्यवर्ती कण फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स को आसानी से कैसे पहचाना जाता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ECR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। जब एक अंडा उबाला जाता है तो ठोस सामग्री बदल जाता है, तो इससे क्या होता है वहाँ पर? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? इससे अवस्था में कोई परिवर्तन होगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा अवस्था में कमी हो जाती है, डिसऑर्डर कम हो जाता है, क्योंकि अंदर पहले लिक्विड था अब वो सॉलिड हो चुका है, तो डिसऑर्डर यहाँ पर कम हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार एक प्रतिक्रिया की स्थिरांक दर किस पर निर्भर करती है? 63 का आंसर हो जाएगा, यह तापमान पर निर्भर करती है। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो पानी में घुल करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और क्षार वो होते हैं जो पानी में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो इसी प्रकार का इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसको भी याद रखिएगा, इस 2 लाइन को भी याद रखिएगा। और इसकी सीमाएं ये थी कि यह सिद्धांत केवल जलीय विलयन पर लागू होता है, गैर जलीय विलयन और गैसों पर लागू नहीं होता है ये। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए होना चाहिए। कुछ सवाल तो बहुत ही कठिन बनाए गए, उन्हीं में से एक है ये।
एक अल्फा कण वास्तव में क्या होता है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 बार आयनित हीलियम नाभिक होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सा एक अणु बाईसाइक्लिक नहीं है? बाईसाइक्लिक उनको कहा जाता है जिसमें 2 रिंग्स जो हैं किसी एक या 2 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ये और ये बाईसाइक्लिक उदाहरण है, ये बाईसाइक्लिक इसमें से नहीं है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। क्या है कि 2 रिंग वलय एक या अधिक साझा परमाणुओं से जुड़े होते हैं, जैसे इसमें दिखेगा आपको, ए बी और सी में दिखेगा आपको, लेकिन डी में आपको नहीं दिखेगा। इसका आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर गलत हो तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करें ज़रूर ही। निम्न से कौन सा एक पौधा हार्मोन है? सब मैंने करवाया हुआ है। एस्ट्रोजन मानव और पशु में होता है। साइटोसाइनिन जो होता है ये किस में होता है भाई? तो ये केवल सेल डिवीजन के लिए पौधों में पाया जाता है, ये मैंने सब करवाया हुआ है। इंसुलिन मानव में होता है, थायरॉक्सिन भी मानव में होता है। काइनिन पर कम से कम 7 MCQ करवाए हैं, जा कर के देखिएगा बायो वाले, पादप वाले वीडियो में, बायो का तीसरा चौथा जो वीडियो होगा उसमें देखिएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। क्या? बिल्कुल, हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। मेडुला ओब्लांगटा के द्वारा हृदय के धड़कन को भी नियंत्रित करता है। शरीर का संतुलन, बिल्कुल, सेरिब्रेलम के द्वारा शरीर का संतुलन भी नियंत्रित करता है। सोचने का काम भी यही करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक गलत मिलान दिया हुआ है? श्वेत क्रांति दूध, तेल बीज वसा, मधुमक्खी पालन मछली लिखा हुआ है, मधुमक्खी पालन मछली लिखा हुआ है, यही यहाँ पर गलत मिलान है। यहाँ पर पता आपको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ एपीकल्चर और उसके सामने फिश लिखा हुआ है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग होता है। इसका सी में इन्होंने आंसर लिख करके दे दिया है, गलत लिखा हुआ है 68 नंबर, लेकिन मानेगी नहीं बीपीएससी। हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल अलग अलग सवाल दिया हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ एपीकल्चर के सामने मछली, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए सी इसका गलत हो जाएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, एक्वाकल्चर फिश पालन होता है। परतें अंडे, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा अधिक साम्य क्या है? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा, एक चिंपैंजी से हम ज़्यादा मिलते हैं, हम चिंपैंजी के ज़्यादा करीब हैं। विकासवादी दृष्टिकोण में, इवोल्यूशन की थ्योरी में हम चिंपैंजी के ज़्यादा करीब हैं। सबके हिंदी आपको अटपटे लगेंगे, सारे सवालों के हिंदी आपको अटपटे लगेंगे। इंग्लिश इतना बढ़िया दिया हुआ है, आप इंग्लिश में भी एक बार सवाल जरूर देखें जब बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो। ओके, निम्न से कौन सी मवेशियों की जीवाणु जनित बीमारी है? तो एंथ्रेक्स जो है या बैक्टीरिया जनित है। बाकी काउपॉक्स, यानी कि काउपॉक्स गायों को जो पॉक्स हो जाता है। खुर और मुंह का रोग, जिसको खुरपका मुंहपका भी कहा जाता है। रेबीज, ये तीनों के तीनों वायरस जनित बीमारी है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण से होता है। डॉक्टर एस स्वामीनाथन हरित क्रांति जुड़े हुए थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। जैविक खेती में प्रयुक्त जैव उर्वरक में शामिल हैं, कौन से शामिल होंगे इनमें से? तो ये सारे के सारे शामिल होते हैं। सहजीवी और स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया, फॉस्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीव, ये भी शामिल होते हैं। लाइकेन, सल्फर का अगर पॉल्यूशन है तो लाइकेन उसके लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। 10 बार मैंने आपको बताया है कि अगर आपके इर्द गिर्द पेड़ पौधों पर बहुत ज़्यादा काइयाँ नहीं लग रही हैं तो अर्थात आपके इर्द गिर्द में सल्फ़र का पॉल्यूशन बन रहा है। लाइकेन अगर बन रहे हैं अगर आपके घर के आस पड़ोस में, तो वहाँ पर सल्फ़र का पॉल्यूशन नहीं है। तो लाइकेन जो होता है सल्फ़र के प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। पुंकेश्वर महत्वपूर्ण क्यों है? पुंकेश्वर मैंने पढ़ाया था, पुंकेश्वर मैंने पढ़ाया हुआ है। एंथर्स कहा जाता है इसको, तो पॉलीगेंस के कारण से पराग कणों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ये। ओव्यूल्स, बीजांड, इसके ओव्यूल्स कहा जाता है। मादा प्रजनन अंग का यह हिस्सा होता है। अंडप क्या है? तो ये मादा प्रजनन अंग ही होता है। दलपुंज क्या है? तो फूल की बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, ये फूल की बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। ये प्लांट बायोलॉजी से सवाल था। जैविक खेती में शामिल नहीं है तो रासायनिक उर्वरक शामिल नहीं होता है। बहुत आसान सवाल था यह तो। अब रीजनिंग के सवालों को स्किप करते हैं बंधुओं, हल कीजिएगा खुद से। भारतीय संविधान के संबंध में किस निर्णय ने सबसे पहले मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यह पूछा जा रहा है। तो ये केशवानंद भारती 1973, मेनका गांधी 1978 और यह जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित था, आर्टिकल 21।
मिनर्वा बिल्स 1980 ईस्वी में, और यह बेसिक स्ट्रक्चर की पुष्टि की गई थी इसमें। गोलकनाथ 1967, संसद द्वारा फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान नियम से किसका उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में योजना आयोग का उल्लेख नहीं था, ये एक आदेश के द्वारा बनाया गया, बाद में इसका नाम नीति आयोग पर गया 2015 ईस्वी में। चुनाव आयोग आर्टिकल 280, चुनाव आयोग आर्टिकल 324, वित्त आयोग आर्टिकल 280 और अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263। 2023 कानून के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो 2023 के चुनाव कानून में जो परिवर्तन हुआ है उसमें भी चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये जस का तस है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए तब तक वो पद पर रह सकते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 249 के तहत में, लेकिन इसकी शुरुआत केवल और केवल राज्यसभा में की जा सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शुरुआत ओनली अपर सदन में राज्यसभा में की जा सकती है। आर्टिकल 263 क्या है? तो भाई अंतर्राज्यीय परिषद है। आर्टिकल 252 है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो संसद उनके लिए कानून बना सकता है। 254 भी उसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। 90 नंबर सवाल पर हम लोग आगे बंधुओं। 90 नंबर देखिए क्या है कि निम्न से किस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया? तो भारतीय न्याय संहिता ने किया है, BNS होना चाहिए। कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो रूस क्वाड का हिस्सा नहीं है। I2U2 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? अब यही सवाल विवादित हो जाएंगे, क्योंकि I2U2 इनमें से 3 क्षेत्रों में कार्य करता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर भी काम करते हैं, आर्थिक विकास पर भी, सैन्य सहयोग पर भी काम करते हैं। इसका क्या आंसर निकालेगा कोई भाई? वैसे इसका आंसर D होना चाहिए। सैन्य सहयोगों पर भी काम करता है, लेकिन स्पेस में भी काम करते, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भी है इनमें, तो इसका आंसर BPSC ही जाने भाई। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि अफ्रीका संघ को G20 का अस्थायी मेंबर सदस्यता हासिल हो गया है। ब्रिक्स समूह के द्वारा ब्रिक्स समूह राष्ट्रों के बीच डॉलराइजेशन जो किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है व्यापार में अमेरिका डॉलर से बचना। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 निम्नलिखित प्रदान नहीं करता है। कौन सा एक डिजिटल संरक्षण अधिनियम 2023 में नहीं प्रदान किया गया? डेटा संरक्षण के लिए जो एक्ट लागू किया गया है, तो सहमति आधारित डेटा उपयोग, ये तो बिल्कुल सही है भाई कि आपसे कंसेंट लिया जाएगा। डेटा प्रिंसिपल का अधिकार, राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल। डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना, तो ये भी है। डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार। अब डेटा पोर्टेबिलिटी एंड डेटा प्रिंसिपल, इन दोनों में विवादित आंसर हो सकता है। मुझसे अगर पूछे तो मैं D के साथ जाना चाहूँगा। इसका कहीं पर कोई खास जिक्र नहीं है। EU का जो डेटा प्रोटेक्शन का एक्ट है उसमें इसकी चर्चा जरूर है, लेकिन भारत के एक्ट में इसकी चर्चा स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नहीं मिलती है। ये आप डिस्प्यूटेड सवाल में रख सकते हैं। अब ये सवाल देखिए, इसमें भी कुछ डिस्प्यूट दिख रहा था मुझे, खैर हो सकता है कि भाई सही हो। वैसे तो इसका आंसर B होना चाहिए। NH48 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है ये विवादित है। दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेसवे दिखाते हैं इसमें कई सारे जगहों पर, तो इसका हो सकता है गलत हो। NH44 जो है यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, तो बिल्कुल सत्य है। तो अगर B का 1 होना चाहिए तो एक ही आंसर में दिया हुआ है, वो है B में, वो उसका आंसर B होना चाहिए। NH27 जो है ये किसको? तो भाई पोरबंदर को सिलचर से, यानी कि ईस्ट से वेस्ट को जोड़ रही है। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो बोले। पोरबंदर हो गया गुजरात में, सिलचर हो गया असम में, ठीक है। और ये आर्टिकल ये NH44 जो है ये नॉर्थ से साउथ है, तो ये दोनों मिलते कहाँ पर हैं? तो झांसी में मिलते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। NH19 जो है ये दिल्ली और कोलकाता का हाईवे है। इसका आंसर B होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पर चलते बंधुओं। भारतीय प्रसिद्ध पुलों के संदर्भ में निम्न से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है। 97 नंबर। कोरोनेशन ब्रिज पश्चिम बंगाल में, बोगीबिल ब्रिज असम में ब्रह्मपुत्र पर बनी है, बांद्रा वर्ली सी लिंक महाराष्ट्र में, ये भी सही है भाई। गोदावरी आर्च ब्रिज, तो ये आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है, न कि तमिलनाडु में है। इसका आंसर D हो जाएगा।
निम्न से कौन सा भारतीय रेल लिंक पर्वतीय रेलवे नहीं है? तो भारत का कौन सा एक रेलवे नीलगिरी टॉय ट्रेन माउंटेन रेलवे में आता है। माथेरान नैरो गेज ट्रेन ये भी है भाई टॉय ट्रेन। कालका शिमला तो ये भी एक माउंटेन रेलवे में आता है। कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम जो है ये आपका नॉर्मल रेलवे है और इसमें कोई टॉय ट्रेन नहीं है। भारतीय हवाई अड्डे के संदर्भ में निम्न से कौन सा जोड़ा सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। तो सही सुमेलित है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में, ये सही है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह केरल में होगा ना कि तमिलनाडु में, इसलिए दूसरा गलत है। चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ का एयरपोर्ट है, बिहार गलत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कोलकाता के एयरपोर्ट है, इसलिए डी भी गलत है। भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन वर्तमान में हावड़ा जंक्शन है जहां पर 23 प्लेटफॉर्म है। कानपुर में 10 है, हैदराबाद में भी 10 है, नई दिल्ली में 16 प्लेटफॉर्म हैं। इस हिसाब से मैंने इसके 100 के 100 सवाल आपको करवा दिए हैं। किसी के आंसर में कोई अगर आपको आपत्ति हो तो ज़रूर ही मुझे बताइएगा, मैं करेक्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सवाल जो थे ना गुरु वो आसान ही थे, कोई ऐसा कठिन नहीं था। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में यही सवाल आपको कठिन लग सकते हैं, बाकी पेपर में जिस हिसाब से आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर में मैक्सिमम सवाल ऐसे थे जो बन सकते थे। साइंस के कुछ सवाल ऐसे थे जिनको छोड़ देना चाहिए आपको, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, उनको कभी कोशिश मत कीजिए। बाकी तो पता ही आपको। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।